ठीक है, देखो एस वन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग एस 16 पढ़ेंगे। तो हेडिंग करो एस 16 बोरोइंग कॉस्ट बोल के, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमें बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर बताएगा। एस 16 बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट का ऐसे मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी अमाउंट बोरो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉस्ट होगा, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि बोरोइंग कॉस्ट का मतलब अगर हम लोग अमाउंट बोरो करते हैं तो हमें क्या क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। बट एक कॉस्ट हम लोगों को बहुत आसानी से पता है कि अगर हम लोग किसी से लोन ले रहे हैं यानी बोरो कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी ले, ठीक है, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। अब इस एस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव इज अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग कैसे करे उसको बताना। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इट डज नॉट डील विथ द एक्चुअल और imputed cost of owner's equity including good morning Chatul, मॉर्निंग मैम। including preference share capital not classified as liability। तो देखो क्या लिखा है मैंने स्टार्टिंग में, ये लाइन तो बताया कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस द ऑब्जेक्टिव इज अकाउंटिंग फॉर बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का अकाउंटिंग कैसे करना है उसी को बताना, ये 16 का ऑब्जेक्टिव है। इट डज नॉट डील विथ द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो ये ओनर्स इक्विटी का ना तो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट ना तो इम्प्यूटेड बोरिंग कॉस्ट को लेके डील करता है। तो पहला बात है कि ये ओनर्स इक्विटी होता क्या है। ओनर्स इक्विटी का मतलब जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, चाहे तुम लोग टी शेप वाला देख लो, टी शेप वाले में जैसे देखो वहां तो कंपनी का बात नहीं आएगा। टी शेप में किसका बनता है, सोल प्रोप्राइटर का बनता है, पार्टनरशिप का बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो एक बार इक्विटी छोड़ के अगर ये क्या है, ये ओनर्स कैपिटल होता है, मतलब जो बिजनेस का ओनर है या फिर बहुत सारे ओनर्स अगर है जैसे कि पार्टनरशिप में, तो उनका कैपिटल। जैसे पार्टनरशिप कभी करते हो तो देखोगे एस कैपिटल मतलब पार्टनर A B C करके उनका कैपिटल लिखा हुआ रहता है। इंडिविजुअल का करते हैं ऐसे, और कंपनी का बनता है तो टी शेप में नहीं बनता, इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोल के लिखते हैं ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर यहाँ पर लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर लिखते हैं शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है।
अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, करेंट लाइबिलिटी के अंदर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो अब यहाँ पर ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या, अगर हम लोग इंडिविजुअल के केस में देखें तो ये है ओनर का इक्विटी, अगर पार्टनरशिप के केस में देखें तो ये है इक्विटी, ठीक है। तो और कंपनी के केस में, क्योंकि मेनली इक्विटी का मतलब यहाँ कंपनी का ही बात हो रहा है, तो ओनर्स इक्विटी जो है, जैसे कि शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें क्या आता है, इसमें दो पॉइंट आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। तो ये कैपिटल, इसको भी तो रेज करना पड़ा होगा ना ओनर को। देखो इक्विटी शेयर, शेयर इशू करके इक्विटी शेयर कैपिटल रेज किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर भी सेम तरीके से शेयर इशू करके रेज किया जाता है। अब ये रेज करने के लिए अगर कोई कॉस्ट बियर करना पड़ा या फिर फ्यूचर में करना पड़ेगा, यानी एक्चुअल हो या इम्प्यूटेड हो, इसको लेके ये एज डील नहीं करता है, ये बात बोल रहा है। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये बोरोइंग नहीं है। बोरोइंग का मतलब होता है उधार लेना। तो अगर हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो जो भी हमारा शेयर खरीद रहा है, मान लो कोई एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो उस कंपनी का शेयर जो भी खरीद रहा है या प्रेफरेंस शेयर, तो कंपनी उससे उधार नहीं ले रही है। हाँ, अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है, ठीक है, जो कि नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है, कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है तो ये उधार लेना होता है, यानी बोरोइंग होता है, यानी लोन होता है, ठीक है। तो डिवेंचर इशू करने से कंपनी का क्या होता है, डिवेंचर इशू करने से कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है डिवेंचर होल्डर को, ठीक है। और उसके बदले में और डिवेंचर, पहला बात तो है डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे वो मंथली है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, वो सब मतलब जब इशू होता है तभी बताना पड़ता है। और इसके अलावा डिवेंचर को, मतलब डिवेंचर जो है अनलिमिटेड टाइम का नहीं होता है, ठीक है। डिवेंचर का टर्म होता है, जैसे लोन का होता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, ठीक है। तो जितने टाइम पीरियड के बाद डिवेंचर रिडीम किया जाएगा, तब कितने में रिडीम किया जाएगा, जैसे मान लो इन्होंने एक 100 रुपए का डिवेंचर खरीदा है, ठीक है, कंपनी का। तो कंपनी ने बोला है कि मेरा एक एक डिवेंचर 100 रुपए का, तो मान लो इन्होंने एक डिवेंचर खरीदा है, तो हम इंटरेस्ट दे देंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम करके, ऐसे बोला है, ठीक है। तो इनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल 100 रुपए का एक डिवेंचर इन्होंने खरीदा है, और 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10 रुपए करके हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो 5 साल का ये लोन का टर्म है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 ईयर्स हमेशा 10 10 10 10 करके पर ईयर इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इंटरेस्ट लेके ही तो ये नहीं मानेंगे ना, ये अपना 100 रुपए भी तो वापस लेंगे। तो कंपनी को ये भी बोलना पड़ेगा कि आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि मैंने यहाँ एजम्पशन लिया कि लोन टर्म 5 ईयर्स का है, तो आफ्टर 5 ईयर्स कंपनी कितना रिटर्न करने वाली है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं ना, ये इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। तो क्या 100 का 100 लौट आएगी, तो बोलेंगे पार पे लौट आएगी। अगर 100 का 110, तो उसे बोलेंगे प्रीमियम। और अगर नॉर्मली डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों ही होता है, तो पार या प्रीमियम पे कैसे लौट आएगी वो भी कंपनी को बोलना होता है। तो ये हो गया, इसका मतलब कंपनी को क्या क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ा। अगर कंपनी बोलेगी हम प्रीमियम पे देंगे, तो जब वापस करेगी तब 10 रुपया बेयर करना पड़ेगा, ये सब इंटरेस्ट का 10 10 10 10 10 10 रुपए बेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि, वही बोल रहे हैं कि देखो ये सब इस तरीके का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि ये बोरोइंग कहलाता है, ठीक है। जो ओनर्स इक्विटी होता है वो बोरोइंग नहीं कहलाता, क्यों, क्योंकि देखो डिवेंचर होल्डर जो है ना, वो हमारे बाहर वाले, कंपनी के बाहर वाले का मतलब, देखो अगर कंपनी लॉस में भी रन कर रही है, फिर भी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लोन ले लिया, इंडिविजुअली सोचो, या तुम लोगों ने कोई लोन लिया, मैंने ही लिया मान लो, ठीक है। अब हम लोन का इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे, तो थोड़ी ना बैंक, मान लो बैंक से लिया है, तो बैंक बोलेगा ठीक है नहीं दे पा रहे हो तो नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बैंक कभी नहीं बोलेगा। बैंक बोलेगा कुछ भी करके दो, अपना एसेट बेच के दो, अगर हम नहीं बेचेंगे तो बैंक आके खुद बेच के अपना रिकवरी करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे देना पड़ेगा, जिससे मैंने लोन लिया है वो मुझे ऐसे ही जाने नहीं देगा, ठीक है। तो कंपनी के केस में भी ऐसे ही होता है, डिवेंचर होल्डर अपना जो इंटरेस्ट है, जो भी प्रीमियम है, सब लेंगे। अगर कंपनी मान लो लिक्विडेट होने जा रही, मतलब बंद हो रही है, हालत खराब है, तो एसेट वैसेट बेच के पहले डिवेंचर होल्डर को दिया जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तो होंगे, लेकिन लाइन पे जब लगेंगे पहले डिवेंचर वाले को मिलेगा, फिर प्रेफरेंस, फिर बचेगा तो इक्विटी। तो फिर बचेगा तो इक्विटी, एक्चुअली इक्विटी शेयर क्या हो गए, कंपनी के ट्रू ओनर तो यही होते हैं ना। मतलब देखो
इनका क्या है कि कंपनी इनको डिविडेंड, देखो इन इन दोनों को क्या मिलता है, जैसे इनको इंटरेस्ट मिलता है, डिवेंचर वाले को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, बट इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है डिविडेंड, ठीक है। जिसमें से प्रेफरेंस का नेचर हाइब्रिड टाइप है, मतलब इसमें इक्विटी का भी थोड़ा कंसेप्ट आता है, डिवेंचर का भी कंसेप्ट आता है। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है ना, इनको जो डिविडेंड मिलता है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, कि फिक्स्ड अमाउंट में ही डिविडेंड मिलेगा। तो जितना प्रॉफिट होगा, जैसे मान लो जब प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है तब बता दिया जाएगा कि कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। जैसे तुम लोग कोई भी प्रैक्टिकल जो टॉपिक्स हम लोग किए वहां पर देखोगे, जब भी कंपनी अकाउंट्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ रहता है तो लिखा हुआ रहता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5%, जैसा भी लिखा हुआ रहता है। तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ये जो परसेंटेज है ये उसका डिविडेंड का रेट है, ठीक है। तो डिविडेंड फिक्स्ड होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें देना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या है ना, कंपनी दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है, अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा कोई डिमांड नहीं कर सकता कि मैंने कंपनी में पैसा लगाया है तो मुझे प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, कंपनी लिक्विडेट में जा रही है फिर भी मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि वही लोग ओनर है, ठीक है। तो अगर इसीलिए क्या होता है, कभी कभी कोई कंपनी डूब गया, हम लोगों ने ऐसा कोई शेयर खरीद लिया, ठीक है, नहीं एनालिसिस कर पाए तो हो सकता है कि पैसा डूब जाए, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को क्या मिलता है, डिविडेंड। बट इनको जो डिविडेंड मिलता है ये कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई देना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर लॉस चल रहा है मत दो, अगर प्रॉफिट चल रहा है ज्यादा दे दो, ठीक है। दो ये क्योंकि ट्रू ओनर है ना, तो फिर ज्यादा भी प्रॉफिट कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो लॉस भी बियर कर सकते हैं, मतलब करना पड़ेगा, कर सकते हैं नहीं, करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है इसको हम लोग लाइबिलिटी नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, ठीक है, ओनर्स इक्विटी। और इसीलिए देखोगे जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसीलिए इक्विटी को हाईलाइट किया जाता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। और पहले और नॉर्मल जो टी शेप में पहले कंपनी अकाउंट्स भी टी शेप में बनता था तब ऐसे लिखा जाता था ओनली लाइबिलिटी, फिर यहाँ पर लिखा जाता था इक्विटी शेयर कैपिटल, इस तरीके से। बट अभी जो ये फॉर्मेट है अभी, मतलब तुम लोग के लिए तो यही फॉर्मेट है क्योंकि तुम लोग तो 12 में यही फॉर्मेट पढ़ के आए होगे। तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो लिखा जाता है उससे ये बताया जा रहा है कि लाइबिलिटी साइड का दो पार्ट है, एक है इक्विटी पार्ट, एक है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पार्ट मतलब जो है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, जैसे कि नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। और इक्विटी का पार्ट मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि बोरिंग कॉस्ट, इसीलिए ये जो नॉन करेंट लाइबिलिटी जो है ये इसका इसका बोरिंग कॉस्ट का बात हो रहा है। तो यहाँ पर वही बोला, इट डज नॉट डील विद द एक्चुअल और इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब ये इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि देखो ओनर्स इक्विटी का मतलब नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल को ही माना जाता है, बट A16 में यहाँ पर ओनर्स इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लिया गया है। ये दोनों कभी भी लाइबिलिटी क्लासिफाई नहीं होते हैं, ठीक है, ये लाइबिलिटीज नहीं है, ये इक्विटी है, ठीक है, लेकिन लिखा लाइबिलिटी साइड में ही जाता है, इसीलिए तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया ना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग का सिर्फ और सिर्फ जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है उसके ऊपर बात होगा, ओनर्स इक्विटी के ऊपर बात नहीं होगा। एंड इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये भी हमारे इस एएस में जो है डील नहीं किया जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देयर आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred by an enterprise in connection with borrowing of fund। It includes following cost।
अच्छा, तो देखो नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने। देयर आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। तो देखो मैंने पहले ही बोला था, बोरिंग कॉस्ट बोलने से सबसे पहला कॉस्ट हमारे दिमाग में इंटरेस्ट ही आता है, लेकिन देखो लोन लेने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ही बियर करना पड़ेगा, इसके अलावा भी कुछ कॉस्ट होता है जो मुझे बियर करना पड़ सकता है। जैसे कि वन टाइम भी कुछ कॉस्ट हो सकता है, वही सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंटरेस्ट, तो देखो जितना दिन लोन रहेगा इंटरेस्ट का जैसा हमारा टर्म्स कंडीशन है वैसे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, जैसा जो लोन होगा। इसके अलावा बोल रहा है अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद बोरिंग ऑफ फंड। अगर कोई एंटरप्राइज फंड बोरो करता है तो इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट क्या क्या उसे बोरो करना पड़ता है उसका एक जो है हम लोग लिस्ट यहाँ पर लिखेंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहला यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट रिलेटेड चार्जेस ऑन बोरोइंग कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सेकेंड, amortization of discount or premium on borrowing, amortization amortization of ancillary cost related to borrowing cost। फोर्थ नंबर, amortization of सॉरी amortization नहीं, फाइनेंस चार्ज फॉर एसेट acquired on finance lease। फिफ्थ नंबर, exchange difference arising from currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment
टू इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, अब समझाते हैं। ये जो 5 कॉस्ट है ये क्या क्या है। तो पहले बोला है इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट रिलेटेड चार्जेस, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट्स रिलेटेड चार्जेस ऑन बोरिंग कॉस्ट। चाहे हम लोग शॉर्ट टर्म लोन ले चाहे लॉन्ग टर्म लोन ले, तो हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत ही कॉमन सा बात है कि बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट तो आता ही है। अब कमिटमेंट चार्जेस क्या होता है? कमिटमेंट चार्जेस का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोगों ने बैंक में जाके बोला कि हमें लोन लेना है, ठीक है, किसी भी रीजन से। बिजनेस लोन होता है, होम लोन होता है, कार लोन होता है, अलग अलग लोन होता है। तो अगर हमें लोन लेना है तो हम लोग बैंक में जाते हैं, बात करते हैं। अब मान लो हम लोगों ने पूछताछ किया और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, और कुछ मतलब लोन लिया नहीं, ठीक है। अब बैंक ने सोचा था कि ये पर्सन बात करके जा रहा है तो हो सकता है लोन लेगा, तो उसने फंड सेट असाइड कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम और गए ही नहीं, ठीक है, बात करने के लिए, मुझे लोन का जरूरत नहीं, या फिर मैंने सोचा नहीं लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है ना, बैंक का लॉस हो जाता है, क्योंकि बैंक को तो ये समझ में नहीं आता ना कि पूछ के तो चला गया, अब लेना है नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए बैंक क्या करता है, एक कमिटमेंट चार्जेस रख लेता है कि जैसे मान लो आज मैंने बोला फिर 3 मंथ्स बाद जाके लोन लेंगे, तो ये 3 मंथ्स उसने अगर फंड सेट असाइड किया था तो उसके लिए तो बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो पैसा वो चाहता तो किसी और को एज ए लोन दे सकता था या किसी और रीजन से यूज कर सकता था, ठीक है। बैंक का तो बहुत सारा काम होता है ना, बैंक के पास फंड होना बहुत जरूरी है। जैसे बैंक में कोई एफडी करता है तो उसको इंटरेस्ट वगैरह बहुत सारे रीजन से पैसे का जरूरत होता है। तो ये फंड का मतलब जो मतलब फंड आइडल पड़ा है तो इससे बैंक का लॉस है, तो बैंक वो क्या करता है, कमिटमेंट चार्जेस रख लेता है कि आप अगर लोन लोगे तो आप कुछ एक कमिटमेंट चार्जेस पे कर दो, ठीक है। अदरवाइज हम लोग आपको प्रेफर नहीं करेंगे, फिर किसी और कोई आएगा तो किसी और को दे देंगे, इस तरीके से। तो कमिटमेंट चार्जेस लिया जाता है। फिर बोला है एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरिंग, ठीक है। अब एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरिंग, प्रीमियम ऑन बोरिंग अभी अभी मैंने समझाया कि डिवेंचर, जैसे 100 रुपए का डिवेंचर हम लोग बोल रहे हैं 5 साल बाद 110 रुपए रिटर्न करेंगे, तो प्रीमियम, ठीक है। तो वो भी तो मेरा बोरिंग कॉस्ट हो गया ना, कि मैंने 100 रुपए किसी से उधार लिया और उसको जब रिटर्न कर रहे 110 रुपए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 110 5 साल बाद कर रहे हैं, ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। ये नहीं है कि 100 पे 110 इंटरेस्ट दिया, नहीं, 10-10 रुपए करके 5 साल इंटरेस्ट दिया जैसे मैंने अभी बताया। और जब हम लोग 5 इयर्स बाद जब रिडीम करेंगे अपने लोन को, या फिर जो है क्या बोलते हैं डिवेंचर जो भी बोरो किया है, तो उसमें प्रीमियम में अगर हम लोग रिडीम करते हैं तो फिर वो प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है, वो भी हम लोग का बोरिंग कॉस्ट में आ जाएगा। एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर क्या होता है ना, जैसे डिवेंचर के केस में अगर देखोगे 11-12 में अगर डिवेंचर चैप्टर पढ़े हो तो डिवेंचर में देखोगे कि डिवेंचर कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी डिवेंचर को डिस्काउंट में क्या करती है, इशू करती है, बट रिडीम पार पे करती है। मतलब जैसे 100 रुपए का डिवेंचर है बट कंपनी बोल रही है मुझे 90 देने से ही होगा, लेकिन जब हम रिडीम करेंगे तब हम 100 रुपए देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ये भी होता है, ठीक है। कि जब हम लोग जैसे शेयर का भी होता है ना कि 10 का शेयर 8 में बिक रहा है तो 2 रुपए का जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लॉस, ठीक है, उसी तरीके से डिवेंचर का भी होता है। तो जो डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, वो तो हमारा लॉस है, तो वो भी मेरा क्या हो गया, बोरोइंग कॉस्ट। मुझे बोरो करने के लिए डिस्काउंट में जो है इशू करना पड़ा, ठीक है, डिस्काउंट में मुझे इशू करना पड़ा। अब ये डिस्काउंट चार्जेस जो है ना ये भी मेरा बोरिंग कॉस्ट में आ जाएगा, और ये डिस्काउंट चार्जेस अलग अलग तरीके से कंपनी रिडीम करती है, ठीक है, वो उसका अलग प्रोसेस होता है, वो डिवेंचर चैप्टर में काम आता है, ठीक है, उसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बता रहे। लेकिन ये डिस्काउंट और प्रीमियम का मतलब यही हो गया। फिर बोल रहा है एमोटाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरिंग कॉस्ट। अब बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड जो भी एंसिलरी कॉस्ट होगा, ठीक है, वो भी जो है मतलब जो भी एंसिलरी कॉस्ट होगा बोरिंग के लिए, तो वो हमारा बोरिंग कॉस्ट बोल के कंसिडर होगा और उसे भी हमें एमोटाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब बोल रहा है फाइनेंस चार्ज फॉर एसेट्स एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज। और फाइनेंस चार्ज जो है वो भी बोरिंग कॉस्ट में आएगा अगर हम लोग फाइनेंस लीज में कोई एसेट ले रहे हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हायर परचेस, ठीक है। हायर परचेस का मतलब होता है कि जैसे तुम लोग इंस्टॉलमेंट बोलते हो ना, तो इंस्टॉलमेंट और हायर परचेस में थोड़ा फर्क होता है। हायर परचेस में हम लोग वो सारे एसेट्स को खरीद सकते हैं जिसका रीसेल वैल्यू होता है, ठीक है। और हायर परचेस में क्या होता है ना, ओनरशिप ट्रांसफर उस
टाइम होता है जब हम लोग अपना लास्ट हायर चार्ज, यानी इसको इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो चाहो तो, लास्ट इंस्टॉलमेंट। जैसे मान लो मैंने कोई एसेट खरीदा जिसका 10 इंस्टॉलमेंट है, जब तक हम 10th नंबर वाला इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं कर देते हैं तब तक मेरे पास एसेट का सिर्फ पोजेशन रहेगा, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइनेंस लीज बोलते हैं। तो फाइनेंस चार्ज जो है, फाइनेंस लीज में फाइनेंस चार्ज क्या हो गया, वो जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अगर हम लोग फाइनेंस लीज में कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो हमें जो फाइनेंस चार्ज पे करना पड़ रहा है वो भी हमारे इस A16 में कवर होगा, बोरिंग कॉस्ट। फिर ये जो फिफ्थ नंबर वाला पॉइंट है, exchange difference arising from currency borrowing to the extent that they are regarded as an adjustment to the interest cost, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये जो है स्पेसिफिकली ये पॉइंट को हमें, इस पे अलग अलग क्वेश्चंस होगा, तो इस पे स्टार दे दो। तो ये जब हम लोग अलग से ये पॉइंट को पढ़ेंगे तभी हम लोग ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, एंसिलरी कॉस्ट का एक दो एग्जांपल हम बता देते हैं। एंसिलरी कॉस्ट का मतलब, जैसे कि देखो मैंने लोन लेने का सोचा था, बैंक में जाके अगर हम बोलेंगे कि मुझे लोन दे दो, तो बैंक थोड़ी ना ऐसे ही मुझे लोन दे देगा। मान लो मुझे बिजनेस लोन चाहिए, बैंक बोलेगा जाओ अपना बिजनेस का रिटर्न फाइल लेके आओ, या फिर अपना जो है बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, ये सब दिखाओ, ठीक है। और अगर मान लो हम बोलेंगे हम बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं इसीलिए मुझे लोन चाहिए, तो बोलेगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट लेके आओ। तो ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये लेके आओ। तो ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में, अरेंज करने में, जैसे देखो हमें रिटर्न फाइल करवाना है, हमें कुछ भी करवाना है, तो हमें एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ता है, जैसे सीए वगैरह ये काम करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न फाइल तो वैसे कोई भी कर सकता है, वो बात नहीं है, नॉलेज होना चाहिए। तो देखो हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगा लोन लेने के लिए, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने का भी तो हमारा एक खर्चा होता है ना, तो वही एंसिलरी कॉस्ट हम लोग वो बोल सकते हैं कि हम लोग जो भी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनवाएंगे सीए से या फिर कोई भी एक्सपर्ट से, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब साइन सीए का होना चाहिए, पर बाकी देखो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर्विस चार्ज वगैरह हो गया ना लोन लेने के पहले, तो ये भी हमारा क्या होता है, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे, बोरिंग कॉस्ट किस पे एप्लीकेबल होता है। बोरिंग कॉस्ट इज एप्लीकेबल ऑन, क्वालिफाइंग एसेट, नॉन क्वालिफाइंग एसेट। नॉन क्वालिफाइंग एसेट, तो ये क्वालिफाइंग एसिड जो वर्ड है ये हम लोगों ने एस 10 में भी पढ़ा था, अगर तुम लोग को याद है, जहां पर हम लोगों ने बायोलॉजिकल एसिड पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे वो सारे पेड़ पौधे, ठीक है, जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है, जिसका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम लोग बेचते हैं, उस पेड़ को नहीं बेचते, तो वहां पर हम लोगों ने एस 10 के वहां पर भी पढ़ा था कि क्वालिफाइंग एसिड पे एप्लीकेबल होता है नहीं होता, इस तरीके का। तो जो भी हो, यहाँ पर हमें क्वालिफाइंग एसिड को डिटेल्स में पढ़ना है कि क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है, नॉन क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है। तो अगर मेरा एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो क्या होगा, अगर नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अच्छा, तो अगर मेरा क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरिंग कॉस्ट क्या होगा, उस एसेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड होना, ठीक है। एसेट के वैल्यू में वो बोरिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगा, एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, इसी को कैपिटलाइज्ड करना बोलते हैं।
और नॉन क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो पीएल में जाएगा एंड ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो पीएल में जाएगा तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो अगर पीएल में जाएगा तो फिर वो एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट होगा। तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट में वो पीएल में चार्ज होगा बोरिंग कॉस्ट, और क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो फिर वो एसेट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। अब क्वालिफाइंग एसेट फिर कौन सा है? इट इज एन एसेट दैट necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale। अच्छा, एक मिनट हाँ। तो देखो बोल रहा है कि इट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। मतलब एक सब्सटेंशियल टाइम लगता है इस एसिड को बनने में, ठीक है, रेडी होने में। और रेडी होने का मतलब है कि जिस तरीके से, जिस रीजन से ना, मतलब इंटेंडेड मतलब क्या, जिस रीजन से हम लोग इसे यूज करना चाहते हैं उस तरीके का उसे रेडी करना, या जिस हिसाब से उसे हम लोग बेचना चाहते हैं उस तरीके से उसे रेडी करके बेचना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग एसिड। मतलब सीधा बात है, वो सारे एसिड जिसको बनने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोग इसे जिस वजह से बना रहे हैं और या तो यूज करने के लिए या बेचने के लिए वो हम लोग कर सके। अब बात ये है कि फिर ये सब्सटेंशियल पीरियड मतलब कितना, कितने पीरियड को हम लोग सब्सटेंशियल पीरियड बोलेंगे, मतलब 1 साल 2 साल, कितने पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड बोला जाएगा। तो उसके लिए ना हमें कुछ मतलब पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड नहीं बोला है कि ये टाइम हुआ तो ये सब्सटेंशियल होगा। फिर कैसे बोल रखा है तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंशियल मतलब यहाँ पर कितना। एज पर ASI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड circumstances of each case। However, a period of 12 months
ए पीरियड ऑफ 12 months may be considered as substantial period. तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि एज पर एएसआई मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। मतलब हर एक एसेट के लिए सब्सटेंशियल पीरियड अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है क्या फैक्ट या सर्कमस्टेंसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, फिर भी 12 मंथ्स जो है मे बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड। तो 12 मंथ्स को हम लोग सब्सटेंशियल पीरियड बोल के मान सकते हैं। बाकी एसेट टू एसेट वेरी कर सकता है, ये हमारा सब्सटेंशियल पीरियड मतलब फिक्स्ड कुछ नहीं है कि 12 मंथ्स ही होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी कंसीडर कर सकते हैं कि 12 मंथ्स को हम लोग सब्सटेंशियल पीरियड मान के चल सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे फॉलोइंग एसेट्स टेकन greater than equal to 12 months to get ready to use। ठीक है, तो नीचे कुछ एसेट्स हम लोग लिखेंगे जिसमें ये है कि ये एसेट्स जो है मोर देन 12 मंथ्स लेगा रेडी होने में लिए, रेडी होने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर ओन यूज ऑफ enterprise like manufacturing plant, power generation plant, पावर जेनरेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। ठीक है, सेकंड इन्वेंट्रीज वेयर टाइम इज मेजर फैक्टर to bring change in the to bring change in their condition। एग्जाम्पल टिम्बर, लीकर, लाइक वाइन। तो देखो क्या लिखा है मैंने कि ये हम लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये जो मैंने नीचे जो एसिड्स बोला है, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो नीचे एसिड्स लिखे हुए हैं इसको रेडी टू यूज होने में 12 मंथ्स लग जाता है। जैसा हम लोग इसे रेडी टू यूज करना चाहते हैं उस हिसाब से रेडी टू यूज होने के लिए हमें यहाँ पर 12 मंथ्स लग जाएगा। एसिड्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर ओन यूज ऑफ एंटरप्राइज लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब
कोई एक एंटरप्राइज है, उसने अपने मतलब फैक्ट्री में प्लांट सेट कर लिया, ठीक है, अपने यूज के लिए, कि वहां फैक्ट्री में जो प्लांट लगा है उससे वो जो भी प्रोडक्शन करना चाहता है वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन करेगा, वो प्लांट लगा के रखा है, ठीक है। तो फिर वो लगने में तो हमारा रेडी टू यूज होने में टाइम लगेगा। पावर जनरेशन फैसिलिटीज किसी ने लगवा लिया, मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं लेगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना पावर जनरेशन खुद करेगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले लेगा अपने फैक्ट्री वगैरह के लिए, ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगा। तो ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, ये सब क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली मोर देन 12 मंथ्स लग ही जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है इन्वेंट्रीज भी आ जाएगा। इन्वेंट्रीज ऐसे इन्वेंट्रीज जिसको मतलब वेयर द टाइम इज मेजर फैक्टर टू ब्रिंग चेंज इन देयर कंडीशन। तो देखो, जैसे लकड़ी है ना, टिम्बर का बात है, जैसे लकड़ी, तो देखो जो भी हमारा फर्नीचर लकड़ी का बनता है, ठीक है, तो वो लकड़ी तो देखो मतलब पेड़ काट के होता है, ठीक है। तो अब पेड़ जो है, मतलब पेड़ काटने से, आज काटने से ही तो कल उससे जो है टिम्बर नहीं बन जाएगा जिसको हम लोग जो है फर्नीचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या करना पड़ता है, इसका एक प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि पेड़ काटा गया, ठीक है, फिर उसे सुखाया जाएगा, फिर उसे जो है बड़े बड़े ऐसे मतलब साइज में कटिंग किया जाएगा, ठीक है, प्लेन ऐसे लंबे लंबे साइज में कटिंग किया जाता है, फिर उसके बाद उससे जो है हम लोग जो भी चाहते हैं वो बना सकते हैं, फर्नीचर हो गया या फिर जो जो भी बनाना चाहते हैं। बेसिकली बिल्डिंग बनाने के काम भी आता है, मतलब बिल्डिंग जब बनता है तो वहां भी तो लकड़ी का जरूरत पड़ता है ना। तो जब ढलाई वलाई होता है लकड़ी दिया जाता है, ठीक है। फिर कारपेंटर यूज करते हैं, तो ये चीज हो गया टिम्बर, ठीक है। तो ये टिम्बर बनने में, ठीक है, इसमें एक प्रोसेसिंग टाइम लगता है। तो वही बोल रहा है कि ये जो टिम्बर इन्वेंट्री है, ठीक है, इसमें मेजर फैक्टर है कि इसके कंडीशन को चेंज होना, क्योंकि वो पेड़ से जब तक टिम्बर वाले कंडीशन में नहीं आएगा तब तक हम लोग जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं उस तरीके से यूज नहीं कर सकते। सेम केस लीकर में वाइन वगैरह का भी होता है, ठीक है, कि उसका भी एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, तभी जाके उसको जैसा यूज करना चाहिए वैसा यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्लूजन। assets that are ready for intended use when acquired are not qualifying assets। बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने कोई एसेट को एक्वायर किया, लिया, ठीक है, और जब लिया तब ये जैसा हम लोग चाहते हैं उस तरीके से रेडी टू यूज था, तब वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं कहलाता है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एसेट सिर्फ वही एसेट्स होता है जिसको रेडी होने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। अगर रेडी हो हुआ मतलब बना बनाया अगर है, जिसको हम लोग बना बनाया बोल सकते हैं ना, अगर ऑलरेडी रेडी टू यूज है, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है, जब हम लोग एक्वायर कर रहे हैं तभी, मतलब एक्वायर करने के बाद से ही हम लोग उसको यूजेबल कर सकते हैं, तो वो फिर क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है। क्वालिफाइंग एसेट सिर्फ वही एसेट्स होगा जिसको रेडी टू यूज करने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। और यहाँ पर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, केस टू केस वेरी कर सकता है, लेकिन हाँ हम लोग 12 मंथ्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 1। ए लिमिटेड इज रेजिंग फाइनेंस थ्रू बैंक लोन, डिवेंचर। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो
ए लिमिटेड जो है उसने दो तरीके से अपना फंड रेज किया है, एक तो बैंक से लोन लिया है, और दूसरा जो है डिवेंचर इशू किया है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड पेड ₹1 lakh टू CA for arising for arranging finance. Loan was arranged on first day of the year से करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2014-15 कर देंगे, चलिए। फॉर ₹50 lakh at the rate of 13% per annum, A Limited took credit of loan on one five 14 full stop till then bank charged 2% charges as commitment charges. A Limited issue 15% debenture for rupees 25 lakh at the rate of 10% discount on first September 14. Discount was written off over 36 months. Calculate borrowing cost. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग को बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्या क्या दिया गया है, बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसने बैंक लोन लिया है और जो है डिवेंचर इशू किया है। ड्यूरिंग द ईयर ए लिमिटेड पेड 1 lakh टू CA फॉर अरेंजिंग फाइनेंस। तो क्योंकि देखो किसी के थ्रू से लेना पड़ता है ना, ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज का नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो थ्रू से लेना पड़ता है, तो CA के थ्रू से इन्होंने अरेंज किया है अपना लोन, ठीक है। तो उसके CA ने अरेंज करवाया, तो उसने अपना सर्विस चार्जेस लिया है कितना, 1 लाख, ठीक है। तो CA हायर करने का खर्चा है, यहाँ पर लिखते हैं CA को हायर किया गया तो उसके लिए खर्चा दिया गया है 1 लाख। तो ये सब लोन लेने के लिए खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन से कॉस्ट में आता है, तो मैंने बहुत सारा कॉस्ट लिखवाया जिसमें से ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, एंसिलरी कॉस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। CA को दिया गया कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद ये पैसा कब दिया गया, ऑन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 14-15, मतलब 1 अप्रैल को दिया गया। 1 अप्रैल 2014 को ये पेमेंट किया गया। ये एंसिलरी कॉस्ट हो गया, ठीक है। ये कॉस्ट है वो
हम लोग समझ रहे हैं। फिर बोल रहा है कितने का लोन रेज हुआ है, 50 लाख। ये देखो, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 14/15 फॉर 50 लाख एट द रेट ऑफ 13% पर एनम। तो लोन कितने का मिला, लोन मिल गया है 50 लाख का, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कितना है, एट द रेट ऑफ 13% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया गया है। अच्छा, फिर बोल रहा है ए लिमिटेड टू क्रेडिट ऑफ लोन ऑन 1/5/14, मतलब लोन इनके अकाउंट में, लोन देखो लोन पास हो गया, ये हमें मैसेज आ जाता है, उसके बाद पैसा रिसीट का एक डेट होता है, तो उसको बोलेंगे कि अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ, क्योंकि मेरे पास लोन का पैसा आएगा तो मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा ना। तो कब हुआ, 1/5/14 को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 में 14 को लोन क्रेडिट हुआ है, लोन क्रेडिट अमाउंट हमें मिला, ठीक है। तो देखो लोन लेने से लेके लोन हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने तक का टाइम पीरियड कितना हुआ, 1 मंथ। ये देखो 1 अप्रैल से 1 मई तक 1 मंथ हो गया, ठीक है। टिल देन बैंक चार्ज 2% चार्ज ऑन कमिटमेंट चार्जेस। तो उस दिन तक बैंक ने बोला ठीक है ये पूरा प्रोसेस होने में 1 मंथ लगेगा, लेकिन इसमें आपको कमिटमेंट चार्जेस देना है, कितना, 2% देना है, जितना लोन अमाउंट ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि बाद में ये अगर लोन लाने, इतना सारा बात हुआ, ये सब इतना सारा प्रोसेस हुआ, बैंक का टाइम गया, अगर हम लोग बोल दे कि हम लोग लोन ना ले, ठीक है, तो बैंक को अगर देना होता है ना, तो फिर वो बोल देगा कि भाई कमिटमेंट चार्जेस, मतलब बैंक देने के लिए रेडी है, बस हमें लेना है, ठीक है। तो ये हो गया कमिटमेंट चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस बैंक ने 1 मंथ में ये ले लिया, ठीक है। इससे क्या होता है कि पर्सन बाउंड हो जाता है कि हम यहाँ जो मेरा चार्जेस वगैरह लग रहा है तो लोन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब चार्जेस वगैरह लग रहा है इन द सेंस कि अगर मेरा यहाँ पर एक एक्सपेंस, मुझे अगर जेन्युइनली लेना है तो फिर मुझे ये सब बेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ए लिमिटेड इशूज 15% डिवेंचर फॉर 5 लाख, क्योंकि दो तरीके से इन्होंने अपना लोन रेज किया है। तो ए लिमिटेड ने और क्या किया है, ए लिमिटेड ने 15% इंटरेस्ट पे डिवेंचर इशू किया 25 लाख एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट ऑन 1 सितंबर 14, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 सितंबर 2014 को इशू किया है डिवेंचर, इशू डिवेंचर कितना परसेंटेज वाला, ये जो परसेंट है ये डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट बताता है, इशू 15% डिवेंचर, ठीक है। और कितने रुपए का डिवेंचर इशू हुआ है, 25 लाख, टोटल 25 लाख रुपए का डिवेंचर इशू हुआ है, इंटरेस्ट दिया जाएगा 15% एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। मतलब डिवेंचर कैसे इशू हुआ है, प्रीमियम पे हो सकता है, पार पे हो सकता है, और डिस्काउंट पे हो सकता है। तो ये देखो डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हुआ है, ठीक है। फिर डिस्काउंट वाज रिटन ऑफ ओवर 36 मंथ्स, मतलब ये डिवेंचर का लाइफ कितना है, 36 मंथ्स है, ठीक है। ये डिवेंचर कितने दिन के लिए इशू हुआ है, 36 मंथ्स, क्योंकि इस डिवेंचर को इशू करने के लिए जो डिस्काउंट है, जैसे कि 10% डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाएगा, बोल रहा है टोटल 36 मंथ्स में ये राइट ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब इसका डिवेंचर का लाइफ भी 36 मंथ्स है, मतलब 3 इयर्स का है। कैलकुलेट करने बोला है हम लोग को बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, हमें बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, तो बोरिंग कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हम लोग ईयर वाइज करेंगे। तो ये देखो, तो ये यहाँ पर 31 मार्च ईयर वाइज करना है, ऐसा बात नहीं है, सॉरी थोड़ा सा गलत बता दिया, बोरिंग कॉस्ट कितना पड़ा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये मंथ वगैरह देखते हैं क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्या क्या बोरिंग कॉस्ट लगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने सीए को 1 लाख रुपए दिया, तो वो कॉस्ट ऐड होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। सबसे पहले फीस पेड टू सीए, 1 लाख। अच्छा, उसके बाद हमें कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा कमिटमेंट चार्जेस। अच्छा, 2% देना पड़ेगा, अब लोन अमाउंट पे होता है, ठीक है। तो 50 लाख का लोन है, 2% देना पड़ेगा,
तो कितने समय के लिए कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ेगा? जितना समय हम लोगों ने डिले किया, ठीक है, कि हम लोगों ने बोला ठीक है अब लोन हम लोग लेने आ रहे हैं, ठीक है हम ले लेंगे। तो अब एक बताने का, डिसीजन लेने का भी तो टाइम होता है ना, तो 1 मंथ लग गया, तो 1/12। तो इतने समय के लिए हमें देना पड़ेगा कमिटमेंट चार्जेस। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50 लाख इंटू 2% इंटू 1/12 कितना हो रहा है बताओ। 8333। अच्छा, इसके अलावा और क्या देना पड़ेगा? इसके अलावा हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन का जो इंटरेस्ट लिया वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट, 50 लाख का लोन है, 13% पर एनम इंटरेस्ट पे हम लोगों ने लोन लिया, ठीक है। अब लोन का इंटरेस्ट हमारा इस साल के लिए कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग ईयर टू ईयर, तो देखो लोन मैंने इस डेट पे अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाया, ठीक है। तो जिस साल लोन लिया उस साल मुझे लोन का इंटरेस्ट कितने समय के लिए देना है? 11 मंथ्स हो रहा है, चेक करके देख लो। मई, क्योंकि अप्रैल से मार्च होता तो 12 मंथ्स होता, मई से मार्च है तो 1 मंथ डिले, तो इसका मतलब 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 11/12 ये कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? 5,95,833। अच्छा, इंटरेस्ट कॉस्ट लग गया, और क्या होगा? डिवेंचर इशू किया है तो डिवेंचर का इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना होगा? कितने का डिवेंचर इशू किया? 25 लाख इनटू, परसेंटेज है 15% इंटरेस्ट रेट। और जब हम लोगों ने जिस साल इशू किया उस साल कितने समय के लिए ये इंटरेस्ट होगा? तो 1 सितंबर से मार्च तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितना होगा उतना। तो 1 सितंबर से मार्च, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 मंथ्स हो रहा है। 7/12। 1 मिनट वेट करो तो। हाँ आ रहे हैं, लिख रहे ठीक है। हाँ, और एक बार बोलो कितना आया था? 2,18,750, ठीक है। अच्छा, और क्या है? डिस्काउंट में जो हम लोगों ने इशू किया है, तो डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है 36 मंथ्स पे, ठीक है, तो डिस्काउंट राइट ऑफ
अब डिस्काउंट कितना है वो देखना पड़ेगा। 25 लाख का टोटल लोन रेज हुआ है, उस पे डिस्काउंट है 10%। तो पूरे 36 मंथ्स में राइट ऑफ होगा, और इस साल कितना मंथ्स मिल रहा है, 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स के अकॉर्डिंग राइट ऑफ होगा। तो 25 लाख का 10%, 2,50,000 इंटू 7/12 कितना हो रहा है? सॉरी, ये 7/36 होगा। आउट ऑफ 36 मंथ्स हम लोग 7 मंथ्स राइट ऑफ कर रहे हैं, ये 36 होना चाहिए। 48,611, ठीक है। अब टोटल करके देखना पड़ेगा कि टोटल बस, और तो कुछ है नहीं बोरिंग कॉस्ट, तो बोरिंग कॉस्ट कितना होगा? अच्छा, 9,71,527, ठीक। तो ये बोरिंग कॉस्ट अगर हमें निकालने बोले तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो देखो, इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे जो लगता है ये 7/36 ये था, ठीक है। ये आउट ऑफ 36 मंथ हम लोग 7 मंथ्स का राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एक नोट। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से थोड़ा इस पे नोट्स वगैरह जो लिख रहे थे वो लिखना स्टार्ट करेंगे। डेटर्स इन्वेस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल कैश बैंक कैश बैंक बैलेंस, कॉमा सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स और एडवांस टैक्स। दे आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एसेट, ये सब क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, जैसे कि डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लोन एडवांस, डेफर्ड टैक्स और एडवांस टैक्स, ये कुछ भी हमारा क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट के जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है कि ये सब रेडी, इंटेंडेड फॉर रेडी टू यूज होने के लिए हमें 12 मंथ्स या उससे ज्यादा, मतलब कोई सब्सटेंशियल पीरियड लगता है। इसीलिए ये सब जो है क्वालिफाइंग एसेट्स में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लिखेंगे बोरिंग। बोरिंग दो तरीके का होगा, एक है स्पेसिफिक, एक है जनरल। स्पेसिफिक, जनरल बोरिंग। तो स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब है दीज आर द बोरिंग्स which are
specifically or directly related on asset. General borrowing, these are those borrowing other than specific बोरिंग। मतलब जनरल बोरिंग तो बड़ा ही आसान है, जो स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है वही जनरल बोरिंग है, मतलब अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग। तो फिर स्पेसिफिक बोरिंग है कौन सा, ताकि हम लोग पता कर सके कि भाई ये स्पेसिफिक नहीं, ये जनरल है। दीज आर द बोरिंग्स विच आर स्पेसिफिकली और डायरेक्टली रिलेटेड ऑन एसेट। मतलब एसेट के लिए अगर हम लोगों ने किसी तरीके का बोरिंग किया है, मतलब एसेट के लिए लोन लिया, एसेट बनाने के लिए या एसेट खरीदने के लिए, तो वो हम लोग का हो जाएगा स्पेसिफिक बोरिंग। और अगर एसेट्स नहीं, एसेट रिलेटेड मैटर नहीं है, कुछ और है, तो उसे हम लोग बोलेंगे जनरल बोरिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन, एसेट का कंस्ट्रक्शन हो, मतलब एसेट बनवा रहे हैं और लोन लिया है, तो भी स्पेसिफिक बोरिंग। एसेट परचेज कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कंस्ट्रक्ट ही कर रहे हैं, हो सकता है परचेज कर रहे हैं, या फिर जिसको बोल सकते हैं एक्वर कर रहे हैं, और एक्वर। एसेट बनाओ, खरीदो, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर एसेट रिलेटेड फंडिंग है, फंड रेज किया है हम लोगों ने, मतलब बोरो किया है, तो वो हम लोग का हो जाएगा स्पेसिफिक बोरोइंग। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक बोरो एसेट रिलेटेड मैटर नहीं है, तो फिर वो जनरल बोरोइंग हो जाएगा। तो इसीलिए बोला है दीज आर दोज बोरोइंग्स विच अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग। अच्छा, स्पेसिफिक बोरोइंग में अमाउंट टू बी, स्पेसिफिक बोरोइंग के नीचे हमें लिखना है अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में इंटरेस्ट इनकर्ड माइनस इनकम फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा वो लिखा है। ठीक है, अब ये इसको एक क्वेश्चन से समझ लेंगे, फिर भी जो लिखा है हम एक बार बता देते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट इनकट, एक्चुअली हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट का खर्चा इनकट किया है, और माइनस हो जाएगा अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट से टेम्पोररी कुछ इनकम किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल, मतलब एक क्वेश्चन हमें चाहिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ऑन 1/4/2001, Mr. A decide to construct a building which will take 2 years.
So the building is a qualifying asset। क्योंकि बिल्डिंग को बनने में 2 साल लगा, तो इसीलिए ये क्वालिफाइंग एसेट हुआ। ठीक है, हम बता देंगे, एक बार पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ऑन 30th of April 2001 मिस्टर ए टू के लोन फ्रॉम बैंक फॉर 100 crore at the rate of 12% for construction purpose। So this a specific borrowing related to qualifying building related to qualifying asset ब्रैकेट में बिल्डिंग, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। मिस्टर ए हैज स्पेंड ₹50 crore on 30th of April remaining was spent on 30th of September। Till that time it was invested in FD, मतलब फिक्स डिपॉजिट। इट वाज इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट, हैज अर्नड इनकम ₹1 crore। अच्छा, अब देखो, बस इतना ही एग्जाम्पल हम लोग इसको समझते हैं। बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2001 मिस्टर ए डिसाइड टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। 1 अप्रैल में मिस्टर ए ने डिसाइड किया है कि उनको एक बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2001 टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग डिसाइड, ऐसे लिख देते हैं, डिसाइड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। इस दिन डिसाइड किया है। किसने डिसाइड किया? मान लो कि ये मिस्टर ए है, इन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे एक बिल्डिंग बनाना है। इस डेट को उन्होंने डिसाइड किया, विच विल टेक 2 years। अब ये बिल्डिंग बनने में टाइम जो है वो लगेगा, इनका मानना है कि 2 years। अब जैसे ही ये 2 years हो गया, क्योंकि हम लोग बोरिंग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो बोरिंग कॉस्ट में हमें ये देखना पड़ता है ना कि हमारा जो अमाउंट बोरो हुआ है वो क्वालिफाइंग एसेट के लिए है कि नॉट क्वालिफाइंग एसेट। तो क्योंकि बिल्डिंग बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, जो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम वैसे तो केस टू केस वेरी करता है, बट हम लोग 12 months कंसिडर कर सकते हैं। तो 2 years मतलब मोर देन 12 months हो गया।
तो फिर ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा। तो ये जो बिल्डिंग बनेगा ये मेरा QA, ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट में आ जाएगा। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो मेरा रूल्स क्या है, बोरोइंग कॉस्ट एसेट के कॉस्ट में क्या होना चाहिए, एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। ये देखो एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था। ये देखो क्वालिफाइंग एसेट अगर है तो कैपिटलाइज्ड या फिर ऐड होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एसेट में। ठीक है, अभी पढ़ते हैं पहले, सॉरी पहले पढ़ के देखते हैं बाकी। यहाँ पर फिर बोल रहा है कि ऑन 30th of April 2001 मिस्टर ए टू के लोन फ्रॉम बैंक फॉर 100 करोड़ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। 30th April 2001 को, तो यहाँ लिख लेते 30th April 2001। ये जो इन्होंने डिसाइड किया, इस डिसीशन को मतलब परफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया है, लोन लिया है। इस डेट पे इन्होंने लोन लिया है, लोन टेकन फॉर 100 करोड़ at the rate of 12% per annum for 100 करोड़ at the rate of 12% पर एनम पे। ठीक है, इतने अमाउंट पे इन्होंने, इतने इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने लोन लिया। लोन क्यों लिया है, फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए ही लोन लिया है। तो अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना कि अगर कंस्ट्रक्ट, ये देखो ये वाला पॉइंट का बात कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा कि बोरिंग क्यों किया है। तो ये कैसा बोरिंग हो गया, स्पेसिफिक की जनरल। अभी जो इन्होंने 100 करोड़ का बोरिंग लिया, ये कैसा बोरिंग हो गया, स्पेसिफिक की जनरल। बोलो। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी एसेट के लिए लोन ले रहे हैं और वो एसेट चाहे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, चाहे परचेज कर रहे हो, चाहे एक्वायर कर रहे हो, तो बोलो क्या होगा। स्पेसिफिक बोरिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग एसेट को यहाँ पर क्या करने के लिए बोरो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोरो कर रहे हैं। तो ये हम लोग का हो गया स्पेसिफिक बोरोइंग। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हम लोग का बोरिंग हो गया स्पेसिफिक बोरिंग। ये जो बोरिंग है ये 100 करोड़, तो ये हम लोग का कैसा बोरिंग बन गया, स्पेसिफिक बोरिंग। अब अगर स्पेसिफिक बोरोइंग है तो क्या होता है, स्पेसिफिक बोरोइंग का कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड करेंगे, मतलब कैपिटलाइज्ड करना होगा ना, तो कितना कैपिटलाइज्ड होगा वो लिखा हुआ है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब ये लोन का जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है माइनस इनकम फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट। अब वो पॉइंट भी धीरे धीरे समझ में आएगा, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन से ही आ जाएगा। फिर बोल रहा है सो दिस स्पेसिफिक बोरिंग, बोला हुआ भी है क्वेश्चन में कि इसीलिए ये एक स्पेसिफिक बोरिंग है रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट। तो बोरिंग मेरा कैसा है, स्पेसिफिक है, और वो भी क्वालिफाइंग एसेट के लिए है क्योंकि बिल्डिंग को बनने में मोर देन 12 मंथ्स लग रहा है। मिस्टर ए हैज स्पेंट 50 करोड़ ऑन 30th April। मिस्टर ए ने 30th April को 50 करोड़ जो है वो खर्चा कर दिया, एंड रिमेनिंग वाज स्पेंट ऑन 30th of September। ठीक है, तो 30th April को इसमें से ये लोन अमाउंट में से स्पेंट कितना कर दिया है, 50 करोड़। ठीक है, तो फिर बचा कितना, और 50 करोड़ बचा जो कि 30th September को, तो यहाँ पर कर लेते 30th September। 30th September को बाकी जो 50 करोड़ है, ठीक है, वो स्पेंड किया। टिल दैट टाइम इट वाज इन्वेस्टेड इन FD। ठीक है, और इस बीच में अमाउंट को हम लोगों ने क्या किया है, एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, एफडी मतलब अमाउंट का हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और इससे हमें कितना अर्निंग हुआ, 1 करोड़ अर्निंग हुआ। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम एफडी 1 करोड़। 1 करोड़, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि हम लोग का कितना अमाउंट, स्पेसिफिक बोरोइंग जो है उसका कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, उसका फॉर्मूला लिखेंगे पहले। अब अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड क्यों निकाल रहा है, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट का
अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया है तो उसका बोरोइंग कॉस्ट जो निकल के आएगा वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। तो उतना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा, तो कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा वो ढूंढ रहे हैं। तो उसका रूल्स ये है कि क्योंकि मेरा स्पेसिफिक एसेट है तो स्पेसिफिक होने से ही कैपिटलाइज्ड होगा। देखो बात जुड़ा हुआ है, देखो बात जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक होगा तो ही कैपिटलाइज्ड होगा। क्योंकि अगर जनरल बोरोइंग हुआ तब वो तो कहाँ चला जाएगा। तो जनरल बोरिंग हुआ तो यहाँ पर बोला हुआ नहीं है, बट जनरल बोरिंग हुआ तो वो स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है। तो स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है तो फिर उसका देखो ये, अगर उसमें उसमें भी देखो ये रूल्स होगा। अगर जनरल बोरिंग है तो मेरा अगर नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो वो पीएल में चला जाएगा, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। और अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक बात देखो, अगर क्वालिफाइंग एसेट हुआ, अगर एसेट ही हुआ ठीक है, तो फिर तो वो तो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा ना। क्वालिफाइंग एसेट अगर हुआ तो जनरल बोरिंग मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं होगा ना। मैक्सिमम केसेस में कैसे हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब ही तो एसेट के लिए अगर ले रहे हैं, अगर अदर देन एसेट ले रहे हैं तो फिर क्वालिफाइंग नॉट क्वालिफाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं आता। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो ये क्योंकि मेरा स्पेसिफिक बोरिंग है तो मेरा कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में इंटरेस्ट इनकर्ड माइनस इनकम फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कितना इनकर्ड होगा, तो 100 करोड़ का लोन है ठीक है, और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100 करोड़ का लोन 12% पर एनम करके होगा, तो कितना इंटरेस्ट आएगा। बोलो। 1 अप्रैल को हम लोगों ने डिसाइड किया और लोन लिया है 30 अप्रैल को, तो लोन का इंटरेस्ट इस ईयर के लिए काउंट करो। 100 करोड़ इंटू 12% इंटू कितना मंथ हो जाएगा, पूरा ईयर एंड तक। ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2002 को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च 2002 कितना समय होता है, अप्रैल तो खत्म हो गया छोड़ो। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 11 मंथ्स होता है। तो इस साल लोन का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इतना माइनस करेंगे। अगर हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट तो एफडी किया था ना, पैसे का एफडी किया था तो 1 करोड़, तो फिर कितना आंसर आएगा, ये मेरा हो जाएगा 12 12 कैंसिल आउट, 100 100 कैंसिल आउट, 11 - 1 करोड़। तो ये फिर आंसर आ जाएगा मेरा 10 करोड़। और ये 10 करोड़ जो अमाउंट है ये मेरे बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट है। तो 10 करोड़ मेरे बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होगा, तो मेरा बिल्डिंग का कॉस्ट कितना बन जाएगा। तो बिल्डिंग का अगर टोटल कॉस्ट देखे तो कितना बन जाएगा, वैसे तो बिल्डिंग का खुद का जो कॉस्ट है वो है हम लोगों का कितना, कितने करोड़ का बिल्डिंग बनेगा। तो बिल्डिंग के लिए हम लोगों ने पूरे कितने का लोन लिया है, 100 करोड़ का। तो उसमें से 50 करोड़ प्लस 50 करोड़, हम दो बार अलग अलग दिखा रहे हैं ठीक है, प्लस 10 करोड़। मतलब देखो 100 करोड़ का तो लोन ही लिया है फॉर पर्पस ऑफ बिल्डिंग। मैंने दो बार इसीलिए दिखाया क्योंकि पहले 50 करोड़ उन्होंने खर्चा किया, उसके बाद फिर से 50 करोड़ खर्चा किया, मतलब धीरे धीरे पैसा लेके बिल्डिंग बन रहा है। तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, बिल्डिंग का जो हमारा कॉस्ट है वो 110 करोड़, मतलब बिल्डिंग बनने का 100 करोड़ का खर्चा है तो 100 करोड़ सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग मेरा क्वालिफाइंग एसेट है। तो बोरोइंग कॉस्ट जो है कैपिटलाइज्ड होना चाहिए बिल्डिंग के कॉस्ट में। तो बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज्ड होगा, क्योंकि ये मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग
बोरिंग है तो फिर हम लोगों ने जो रूल्स है उसके हिसाब से देखा कि देखो हमारा इंटरेस्ट इतना है, इंटरेस्ट का खर्चा इस साल का, लेकिन हम लोगों ने इस बोरिंग से क्या किया है, इस बोरिंग को इन्वेस्ट भी तो कर दिया था, इन्वेस्ट करके अर्निंग भी तो किया, तो फिर मेरा खर्चा कम हो गया, क्योंकि देखो मेरा लोन का पैसा ही मैंने एफडी करके उससे अर्निंग किया, तो फिर 11 करोड़ मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन 1 करोड़ उससे मैंने अर्न भी किया है इस बार, तो फिर मेरा 100 करोड़ पे 1 करोड़ का अर्निंग हुआ, मेरा 100 करोड़ पे कॉस्ट हुआ 11, तो फिर मेरा 1 करोड़ का कॉस्ट कम हो गया, तो फिर 10 करोड़ का कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट, डेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन qualifying asset is not relevant. Interest is capitalized only up to date when the qualifying asset ready। ठीक है, ये दो पॉइंट का मतलब समझाते, जैसे जो सेकंड वाला लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज, देखो हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज ही तो किया, जैसे मान लो कि अगर हम लोग कुछ अर्निंग नहीं करते तो पूरा 11 करोड़ ही हम लोग कैपिटलाइज करते, माइनस कुछ नहीं होता, और माइनस करने के बाद भी जो बचा वो इंटरेस्ट का अमाउंट ही तो दिख रहा है। ठीक है, तो 10 करोड़ कैपिटलाइज, लेकिन ये कब तक कैपिटलाइज करेंगे, बोल रहा है इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज ओनली अप टू द डेट व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी, जिस दिन एसेट रेडी हो गया उस दिन तक, जब एसेट रेडी हो गया उसके बाद, और इंटरेस्ट के अमाउंट को हम लोग एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मान लो हम लोगों ने लोन लिया है 5 इयर्स का, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग जो है मान लो 4 इयर्स में बन के रेडी हो गया, ठीक है, तो 4 इयर्स तक ही हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट बिल्डिंग के कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद का पीरियड का जो इंटरेस्ट है एक, क्योंकि देखो लोन का इंटरेस्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, मेरा लोन के पैसे से जो पर्पस था वो 4 साल में फुलफिल हो गया, वो बात अलग है, मेरा लोन अगर 5 साल का है तो मुझे तो 5 साल तक ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये जो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा वो हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे, मतलब बिल्डिंग के कॉस्ट में या जो भी बनवा रहे हैं उसके कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, उतने दिन तक ही ऐड करना जस्टिफाइबल है, मतलब कर सकते हैं एज 16 के अकॉर्डिंग, जितने दिन वो रेडी टू यूज हो रहा है। और ऊपर यहाँ बोला है डेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज नॉट रेलिवेंट, मतलब कब हम लोग जो है क्वालिफाइंग एसेट को बनवाने के लिए खर्चा कौन से दिन से स्टार्ट कर रहे हैं वो रेलिवेंट नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने लोन यहाँ पर लिया, ठीक है, फिर यहाँ खर्चा किया, फिर 30 सितंबर को किया, तो ये सब डेट जो है ये रेलिवेंट नहीं है हमारे इंटरेस्ट चार्ज के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट तो हमारा जैसे लोन लिया तब से स्टार्ट हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर का डेट जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, ओ यहाँ पर और एक बार लिख लेते हैं ये बात को, नो इंटरेस्ट जो मैंने अभी समझाया, नो इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड आफ्टर द क्वालिफाइंग एसेट, क्यू ए लिख दिया, इज रेडी टू यूज, रेडी टू यूज हो जाने के बाद भी अगर मेरा इंटरेस्ट पे करना बाकी है, क्योंकि मेरा लोन का टर्म्स खत्म नहीं हुआ, तो हम लोग उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, फिर कहाँ दिखाएंगे, जहां इंटरेस्ट दिखाया जाता है पीएल में दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा और एक एग्जाम्पल करते हैं, मिस्टर ए कंस्ट्रक्ट a building on 1/4/2001 and it is completed on 28th of Feb 2002, assume
क्वालिफाइंग एसेट, तो देखो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है 1/4/2001 को, और ये कंप्लीट कब हो गया 28 को, तो वैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक साल होता है, ठीक है। तो ये एक साल से कम में बन के रेडी हो गया, फिर भी क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इसे क्वालिफाइंग एसेट ही मान के चलो, क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट का सब्सटेंशियल पीरियड तो हमारा जो है more than 12 months होता है, वैसे इसका कोई फिक्स्ड रूल है नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर less than 12 months है, हमें बोला है एज्यूम कर लो क्वालिफाइंग एसेट है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। लोन taken from bank 100 crore at the rate of 10% per annum interest, temporary income from investment 2 करोड़। मतलब क्या होता है ना, लोन का पैसा पड़ा है पूरा, अभी एक साथ तो पूरा पैसा 100 करोड़ का 100 करोड़ ही हम लोग नहीं लगा देंगे, उसमें तो हो सकता है ना हमारे पास थोड़ा बहुत, हम लोगों ने थोड़ा खर्चा किया पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ अर्निंग होगा, जितने टाइम टाइम पीरियड के लिए करेंगे, तो बोल रहा है कि इन्वेस्ट करके 2 करोड़ का जो है यहाँ पर अर्निंग हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा, फाइंड अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब कैपिटलाइज्ड क्यों होगा, क्योंकि पहला बात है मेरा क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट है तो मेरा क्या होना चाहिए, बोरोइंग कॉस्ट का जो अमाउंट है वो एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। और क्या ये स्पेसिफिक बोरोइंग है, बिल्कुल स्पेसिफिक बोरोइंग है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोरो किया गया है, तो फिर हमें कैपिटलाइज्ड करके बताना पड़ेगा। तो कैपिटलाइज्ड अमाउंट कितना होगा, तो देखो यहाँ पर हम एक बार ड्रॉ करते हैं। तो हम लोगों ने 1 अप्रैल 2001 में कंस्ट्रक्शन चालू किया, ठीक है, और 28 को हम लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है टाइम लगा बिल्डिंग को बनने में, बिल्डिंग रेडी, ठीक है, इस पीरियड के अंदर बिल्डिंग रेडी हो गया। अच्छा, लोन लिया था हम लोगों ने इस पर्पस के लिए 100 करोड़, ठीक है। अब लोन का रेट बता दिया बट डेट नहीं बताया है, तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक 100 करोड़ एट द रेट ऑफ इतना, और मान लो कि इसी डेट पे लोन लिया था, ठीक है, लोन टेकन ऑन ये सेम डेट, मान लो 1/4/2001 में ही लोन लिया था, ठीक है, 100 करोड़ का यहाँ पर लोन लिया था हम लोगों ने, 100 करोड़ का, ठीक है। अब बोल रहा है कि और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया लोन के पैसे को, और हम लोगों ने कितना अर्निंग किया, 2 करोड़ अर्निंग किया, तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट जो है कैपिटलाइज्ड होगा बिल्डिंग के कॉस्ट में, कैपिटलाइज्ड अमाउंट। तो कैपिटलाइज्ड अमाउंट कितना होगा, तो कैपिटलाइज्ड अमाउंट कितना होता है, इंटरेस्ट का कॉस्ट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकट इनकट माइनस इनकम फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बताओ कि लोन का इंटरेस्ट कितना, यहाँ पर लिखे, यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर का मतलब तो इंटरेस्ट ही है, बोलो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। 100 करोड़ का लोन था, एट द रेट ऑफ 12% करके था, वो तो हमें क्वेश्चन ही बताएगा, 12% करके था। और कैपिटलाइज्ड अमाउंट हमारा कितना करके, सॉरी 10% था, मैंने 12% लिख दिया, 10% लोन का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, इसको 12 भी कर लो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो वो पॉइंट पॉइंट आ जाएगा। 12% कर लो, ठीक है। अब हम लोग कितने दिन तक का इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, बिल्डिंग रेडी टू यूज जब तक का है, मतलब सिर्फ ये अप्रैल से लेके 1 फेब तक, तो अप्रैल से लेके 1 फेब कितना मंथ होता है, अगर मार्च हो जाता तो 12 मंथ्स हो जाता है, इसका मतलब 11 तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11 करोड़। तो इंटरेस्ट का कॉस्ट हो गया 11 करोड़ यहाँ पर, माइनस इनकम फ्रॉम टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से इनकम है 2 करोड़, तो यहाँ पर आंसर हो गया 11 - 2 यानी कि 8 करोड़, 8 या 9 हो रहा है ना, 9 करोड़।
ठीक है। अच्छा, तो लोन तो मेरा लोन का पीरियड तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये जो ड्यूरिंग द ईयर जब फाइनल फाइनल अकाउंट्स बनेगा इनका, जैसे मान लो यहाँ 31 मार्च को तो इनका ईयर एंड होगा, तो ये ऐसा तो नहीं बोला है कि लोन मेरा बस इतने समय का था, लोन कितने समय का था वो बोला भी नहीं है। तो अब मान लो कि लोन 4-5 साल जितने भी साल का था, हमें ये तो बोला नहीं कि लोन बस इतने पीरियड का था, तो इसके बाद भी तो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब ये जो 1 मंथ में जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, ठीक है, ये 1 मंथ का इंटरेस्ट फिर कहाँ पर चार्ज हो जाएगा, ये पीएल में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो पीएल में चार्ज कितना अमाउंट हो जाएगा, 100 करोड़ इंटू 12% इंटू 1/12, तो ये फिर हो जाएगा मेरा 1 करोड़। ठीक है, तो ये जो 1 करोड़ का, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि 1 अप्रैल को ही लोन लिया गया, तो पूरे एक साल का इंटरेस्ट 12 करोड़ होता है, जिसमें से 11 करोड़ जो है बिल्डिंग के कॉस्ट में कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, और बाकी 1 करोड़ जो है वो हमारे पीएल में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यही समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट बोला है। ठीक है, इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज्ड ओनली अप टू द डेट व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी, नो इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड आफ्टर द क्वालिफाइंग एसेट इज रेडी टू यूज। तो क्योंकि मेरा क्वालिफाइंग एसेट रेडी टू यूज हो चुका है, तो इसके बाद भी अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जो कि हो सकता है अगर लोन का टर्म खत्म नहीं हुआ, तो वो हमारा नॉर्मल जैसे पीएल में चार्ज होता है इंटरेस्ट, वैसे पीएल में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मिस्टर बी इज कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग which will take approx 2 year to complete. He started expenditure from 1st April 2024. The construction is completed on 31st of March 2026. He has taken following loan. He has taken following loan from for construction purpose. 12% इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया गया है 100 करोड़ का, ऑन कौन से डेट पे, 30th of June 2024। 12% डिवेंचर इशू किया है इन्होंने, ₹50 करोड़ ऑन 31st of December 2024। till the time money was not spent, spended जब पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट किया जाता है। इट वॉज इन्वेस्टेड इन बैंक on which following are earned। 2024 2025 2 करोड़ का अर्निंग हुआ है,
इन्वेस्टमेंट करके, और 25-26 में 2 करोड़ का अर्निंग हुआ है। कैलकुलेट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इन बोथ ईयर, that is 2024 2025 and 2025 2026। ठीक है, देख। तो ड्रॉ करते हैं। मिस्टर बी कंस्ट्रक्ट करने वाले एक बिल्डिंग जिसको बनाने में 2 साल लग सकता है, तो इसका मतलब क्वालिफाइंग एसेट हो गया, मोर देन 2 इयर्स लगेगा। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो इसका मतलब ये मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग हो गया। ही स्टार्टेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1/4/2024। वैसे भी ये डेट हमारा रेलिवेंट नहीं होता, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी दिया हुआ है कि कब से खर्चा करना स्टार्ट हुआ इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। 1/4/24 से द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 31st Jan 2026। एक सेकेंड, डेट, हाँ 31st Jan 2026। तो पहले इतना लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 2024, इस दिन इन्होंने सोचा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, और जिसको बनाने में 2 साल लगेगा, कंप्लीट होगा 31st Jan 2026। हम यहाँ पर बना लेते 31st Jan 2026। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है कि द एक्सपेंडिचर स्टार्ट हुआ है 1/4/24 से। ठीक है, तो मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, तो एक्सपेंडिचर स्टार्ट। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, ही हैज टेकन फॉलोइंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। इन्होंने 2 लोन लिया है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। ठीक है, तो 30 जून को लोन लिया है, 30 जून इसके बाद आ जाएगा, 30 जून 2024, और 31 दिसंबर 2024 डिवेंचर इशू किया है। 12% लोन 100 करोड़, 12% लोन 100 करोड़, और 12% डिवेंचर 50 करोड़। ठीक है, ये इन्होंने लिया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। टिल द टाइम मनी वॉज नॉट स्पेंडेड, जब जब पैसा स्पेंड नहीं होता है तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इन्होंने अर्निंग किया है 24-25 में 2 करोड़, 24-25 में 2 करोड़, और 24-25 कब खत्म होगा, 24 और 25 खत्म होगा, यहाँ पर ले लेते हैं 31 मार्च 2025। यहाँ पर अर्निंग 2 करोड़। ठीक है, और 25-26 में, तो ये 25 और 26 कब खत्म होगा, 31 मार्च, 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर अर्निंग 2 करोड़। फिर बोला है अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इन बोथ ईयर, दैट इज 24-25 और 25-26। कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा वो हमें निकालना है। तो कैपिटलाइज्ड होने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट का खर्चा कितना हो रहा है, फिर माइनस करना पड़ेगा टेम्पोररी अर्निंग से। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर निकालते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर 2024-25। 2024-25 का एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, तो 24-25 का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 30 जून को लोन लिया गया है और डिवेंचर इशू हुआ है 31 दिसंबर, तो उस हिसाब से होगा। तो लोन पे इंटरेस्ट हो जाएगा, 100 करोड़ का लोन है, इंटू 12%, 12% रेट इंटू समथिंग जो मंथ होगा डिवाइडेड बाई 12। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का पीरियड कंसिडर करना है। ठीक है, तो जून खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो ये हो जाएगा 9 मंथ्स।
ठीक है, और ये दिसंबर से लेके मार्च, दिसंबर खत्म, जैन फेब मार्च, ये हो जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, तो एक में 9 मंथ्स, एक में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो 12 12 कैंसिल आउट, 100 से 100 करोड़ कैंसिल आउट, तो 9 करोड़ हो जाएगा ये वाला। और ये भी 12 12 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो 2, मतलब 1.5 करोड़ आ रहा है। तो टोटल हो जाएगा 10.5 करोड़। ठीक है, 10.5 करोड़ हो गया। अच्छा, अब क्योंकि मेरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम 31 जैन को कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा ये लोन का अमाउंट बस यहाँ, इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ तक ही कैपिटलाइज्ड होगा, उसके बाद पीएल में चला जाएगा। ठीक है, तो 24 25 में कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर 2024 2025, 10.5 करोड़ इंटरेस्ट का खर्चा माइनस टेम्पोररी इनकम। तो टेम्पोररी इनकम इस साल का कितना था? टेम्पोररी इनकम इस साल का ये देखो दिख रहा है, 2 करोड़ था। 8.5 करोड़। ठीक है, अब 2025-26 का क्या होगा? तो देखो 2025-26 का कितना अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगा? इसमें ना हम एक बार फिर से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। देखो 14 25 26 बोला है, तो हम ईयर 14 25 से स्टार्ट करेंगे और इसे खत्म कब करेंगे? 31 मार्च 2026। लेकिन उसके पहले ही 31 जैन 2026 में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने जो लोन लिया है, लोन तो हम लोगों ने लिया है 30 जून 24 को, लेकिन इसका इंटरेस्ट तो अभी चल रहा है। तो जब 14 25 आया, तब लोन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तब लोन का इंटरेस्ट हो जाएगा 100 करोड़ का लोन है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितने दिन तक कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तब तक ही, उसके बाद तो पीएल में चला जाएगा ये पोर्शन, जो इंटरेस्ट वो पीएल में चला जाएगा। तो यहाँ पर अप्रैल से लेके जैन तक का कैलकुलेट करना है। तो अप्रैल से जैन 10 मंथ्स हो जा रहा है, 10/12। ठीक है, तो 12 12 कैंसिल आउट, 100 100 कैंसिल आउट, ये 10 करोड़ हो जाएगा लोन का इंटरेस्ट जो हम लोग कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं। और जो डिवेंचर है वो कितना इशू किया था? 50 करोड़ इशू किया था, उसका भी 12% इंटरेस्ट था, और उसमें भी 10/12, यानी ये मेरा अमाउंट हो जाएगा 5 करोड़। ठीक है, तो मेरा कैपिटलाइज्ड अमाउंट कितना हो गया? 5 करोड़। तो कैपिटलाइज्ड अमाउंट हो गया 5 करोड़, लेकिन टेम्पोररी इनकम इस पीरियड में, इस साल में हम लोगों ने कितना किया? 25 26 में 2 करोड़ किया है। तो 25 26 में ये देखो, ये पूरे पीरियड में इनकम, टेम्पोररी इनकम जो है वो हम लोगों ने 2 करोड़ किया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 2 करोड़ ही माइनस हो जाएगा। इसमें हमें ये प्रोपोर्शन करने का जरूरत नहीं है कि, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे रूल्स किस पे लागू होता है कि इंटरेस्ट कब तक कैपिटलाइज्ड करे, लेकिन टेम्पोररी इनकम जितना भी होगा ड्यूरिंग द ईयर वो पूरा का पूरा हमारा डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड 10 + 5 - 2, यानी 13 करोड़। ठीक है, और अगर पूछे कि फिर पीएल में कितना चार्ज होगा, तो पीएल में कितना चार्ज होगा? तो लोन का चार्ज हो जाएगा 100 करोड़ इंटू 12% इंटू 2/12। ठीक है, तो ये 12 12 कैंसिल आउट, तो ये 2 करोड़ हो जाएगा। और 50 इंटू 12% इंटू, ये भी 2/12, क्योंकि देखो मैंने 2 इतने आसानी से कैलकुलेट इसलिए कर लिए, पूरा एक साल, ये 10 है तो बाकी बचा 2।
ठीक है, 12 कैंसिल आउट, ये हो गया 100, ये 1 करोड़ आ गया। ठीक है, तो फिर टोटल 3 करोड़ का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो हमें उतना ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि हम इसे कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं। इंटरेस्ट तो मेरा पूरा मिला के 10 करोड़ और 2 करोड़ 12 करोड़ फॉर लोन, और 5 और 1 मिला के 6 करोड़ फॉर डिवेंचर। लेकिन 3 करोड़ हम लोग चार्ज टू पीएल करेंगे यहाँ पर। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड टू पीएल, और ये अमाउंट मेरा कैपिटलाइज्ड होगा। और इसके बाद भी अगर लोन और डिवेंचर मेरा चलता जाएगा तो उस केस में क्या होगा पता है, उस केस में मेरा ये इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, चाहे लोन का हो या डिवेंचर का, वो मेरा पीएल में ही चार्ज होते हुए जाएगा। अच्छा, अब 5 आ गया, पीडीएफ बंद हो गया। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं, अभी चाहिए भी नहीं हमें। ठीक है, ठीक है, फिर आज ना हम लोग इतना ही करते हैं, ये जो भी सीखा इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो है हम लोग क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, लेकिन इसमें अभी भी कंसेप्ट हमारा बाकी है। ठीक है, स्पेशली ये वाला कंसेप्ट, ये जो कि मैंने स्टार लगवाया है, ये हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये वाला तो हम लोगों ने ये स्पेसिफिक बोरोइंग पढ़ा, कैपिटलाइज्ड कैसे होगा वो पढ़ा, अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करने थे हम लोगों ने वो पढ़ लिया। ठीक है, ये जो है ये वाला पॉइंट ये हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम करेंसी। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।